हेलो स्टूडेंट्स, आज की आधुनिक कार्यालय प्रबंधन एवं कार्यविधि इस विषय के अंतर्गत आज मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में यहाँ जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, जिस टॉपिक का नाम है कार्यालय में आने वाले पत्रों का लेखा जोखा तैयार करना। कार्यालय में आने वाले पत्रों का लेखा। कार्यालय में आने वाले पत्रों का लेखा कैसे तैयार किया जाता है, कौन कौन से तथ्यों पर इसमें विचार किया जाता है। इस पर या आने वाले आप कह सकते हैं या कार्यालय में प्राप्त होने वाले, आने वाले या कार्यालय में प्राप्त होने वाले पत्रों के बारे में किस तरीके से हम जानकारी तैयार करते हैं, कौन कौन सी जानकारी हम लिखते हैं। तो जितने भी व्यापारिक संस्थान होते हैं, व्यापारिक संस्थान जानते हैं, जो कंपनियां होती हैं जहां पर जिनका उद्देश्य होता है व्यापार को करना, व्यापार को करने हेतु जिनका संचालन किया जाता है, उनको चलाया जाता है। तो व्यापारिक संस्थान में बहुत सारे पत्र आते हैं, बहुत सारे पत्र आपको प्राप्त होते हैं। तो इन पत्रों में क्या किया जाता है, जो पत्र आपको प्राप्त होते हैं उसमें तो कुछ स्थानीय पत्र होते हैं जो पास पड़ोस के क्षेत्रों से होते हैं, और कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से हमको प्राप्त होते हैं। तो इन पत्रों में आदेश संबंधी पत्र भी होते हैं। किसी में कोई विभाग से आता है, कोई पत्र हमारे हेडक्वार्टर से आता है जिसमें हमको आदेश दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। वो आपके बीजक भी हो सकते हैं, कोई इनवाइस हो सकती है, कोई बिल भी हो सकता है, पत्र के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। बीजक या भुगतान या अन्य किसी विषय संबंधी प्रत्येक दशा में उत्तर देना होता है। विभाग में ऐसे बहुत सारे पत्र हमको प्राप्त होते हैं जिनके अंदर कोई आदेश संबंधी पत्र हो सकता है, कोई बीजक हो सकता है, किसी के भुगतान अगर कोई रुका हुआ है तो उस भुगतान को करने हेतु भी हमसे आग्रह किया जा सकता है। इन बहुत सारे तथ्यों को पूरा करने हैं तो हमको बाहर से पत्र प्राप्त होते हैं। बाहर से पत्र आपको प्राप्त हो सकते हैं कि किसी ने कोई कोटेशन मांगी, कोई सूचना मांगी है कि आपके यहाँ पर ये आइटम बनता है, इसका क्या रेट है, हम आपसे खरीदना चाहते हैं, क्या रेट है, आप कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध कराते हो, उसकी सूची आपसे मांगी जा सकती है। मतलब आपके क्रियाकलापों से संबंधित ही पत्र आपको प्राप्त होते हैं, और ये आपको आपके संबंधित विभाग से भी हो सकते हैं, आपके हेडक्वार्टर से हो सकते हैं, या फिर अन्यत्र जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे भी संबंधित आपको पत्र प्राप्त हो सकते हैं। किसको? आपकी कंपनी को। तो हमको क्या करना पड़ता है, समय से उनका उत्तर देना होता है। यदि हम समय से अपने पत्रों का उत्तर नहीं देते हैं तो हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे ग्राहक हैं, उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, वो प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने से अभिप्राय ये है कि वो हमको छोड़ सकते हैं, किसी अन्यत्र दूसरी कंपनी से जा करके वो जुड़ सकते हैं, इससे हमको लॉस होगा।
इसलिए जो बाहर से पत्र आते हैं, इसलिए हम सबसे पहले आपको उनके बारे में बता रहे हैं कि आपको उन पर किस तरीके से कार्रवाई करनी है, किस तरीके से उसकी प्रक्रिया को स्टार्ट करना है जैसे ही आपको कोई पत्र प्राप्त होता है। इसके बारे में एवलिन टॉमस ने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं। विचारक थे, विद्वान हैं, नाम है एवलिन टॉमस। क्या नाम है? एवलिन टॉमस। इन्होंने कहा है आवक का मतलब है आने वाला। आवक पत्र व्यवहार का संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पत्र व्यवहार का संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी पर आदेशों की तात्कालिक पूर्ति, इन्हीं पर आदेशों की तात्कालिक पूर्ति, तत्कालिक पूर्ति का मतलब है जैसे आदेश मिला और वो पत्र प्राप्त होते ही हम उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर देते हैं ना। तत्काल का मतलब है शीघ्र, जल्दी से ही उस पर हम कार्रवाई, कि हमको ये काम करना है, ये कार्रवाई हम कर देते हैं। विप्रेशों को सुरक्षित आदान प्रदान, शिकायतों पर समुचित ध्यान देना और सामान्य रूप में संपूर्ण व्यवसाय का सहज संचालन निर्भर करता है। और जो हमारे विभाग के अन्य कार्य होते हैं वो पत्रों के ऊपर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि पत्र सूचना का एक माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को तक हम अपने विचार पहुंचाते हैं। तो पत्र एक माध्यम है जिसमें सभी विचार, सभी तथ्य लिखित रूप में वर्णित होते हैं, है ना, और उन विचारों के माध्यम से हम अपने वहाँ की समस्त कार्रवाई का संचालन करते हैं। तो एवलिन महोदय ने बहुत ही अच्छी बातें इसमें लिखी हैं, एक बार आप लोग इसको ज़रूर नोट करेंगे। तो जो पत्र आपको प्राप्त होते हैं, जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आने वाले पत्र के संबंध में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कार्यालय में प्राप्त होने वाले पत्रों से संबंधित कार्रवाई का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कार्रवाई क्या क्या करते हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, नंबर 1 पर पत्रों की प्राप्ति की जाती है। सबसे पहले तभी तो पता चलेगा कि पत्र हमको प्राप्त हुआ। पत्रों की प्राप्ति की जाती है। तो पत्रों की प्राप्ति आप किसी भी संस्थान में आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप चपरासी के द्वारा या तो फिर डाक के द्वारा, है ना। अब बात आती है कि चपरासी के द्वारा किस तरीके से आप पत्रों को प्राप्त कर सकते हैं। 2 माध्यम हमने बताए पत्रों को प्राप्त करने के। पहला है पत्र प्राप्ति या पत्र को प्राप्त करना, ठीक है ना। पत्र प्राप्ति के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है चपरासी द्वारा या प्यून कह सकते हैं, है ना। दूसरा डाक द्वारा या डाकिया द्वारा आप कह सकते हैं। प्यून के द्वारा आप किस तरीके से पत्र की प्राप्ति कर सकते हैं, हमने आपको कल मेथड बताया था। जिस कंपनी में बहुत सारे पत्र प्राप्त होते हैं और दिन में कई बार पत्र प्राप्त करने होते हैं, बहुत सारे पत्र दिन में प्राप्त होते हैं, वह संस्थान डाक विभाग में अपने नाम से एक थैला लटका देता है। ठीक है, अब थैला वो जब लटका दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, डाक विभाग का व्यक्ति, डाकिया क्या करता है, जो पत्र आते हैं उनको जैसे देखा कि ये आपके कंपनी का है, उसको उठा करके उस थैले में डाल देता है और आप अपने यहाँ से किसी प्यून, चपरासी, अन्यत्र किसी सहायक असिस्टेंट को भेज करके वो पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तो तरीका हो गया है कि आप प्यून के माध्यम से, और दूसरा तो डाक के माध्यम से है ही है कि फिर जब पत्र प्राप्त होगा तो डाकिया आपके यहाँ कार्यालय तक उपलब्ध कराएगा। तो पत्र प्राप्ति का मतलब है कि संस्था तक पत्र कैसे आता है। ठीक है, तो इसके 2 माध्यम हैं, आप 2 में से किसी एक का अनुसरण करके आप इसको कर सकते हैं। प्यून के माध्यम से यदि आप नहीं करते हैं तो डाकिए का तो उत्तरदायित्व तो है ही लाने का, लेकिन वो
कि किन परिस्थितियों में हम प्यून से मंगाते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हमको पत्र एक दिन में कई बार प्राप्त करने होते हैं, बहुत सारे पत्र आते हैं, तो डाकिया एक दिन में 4 बार तो लाएगा नहीं आपके पत्र, उसको और भी तो जगह पर जाना होता है, कई सारे पत्र उसके होते हैं। तो हम उसके लिए अपने वहाँ पर थैलों का इस्तेमाल करते हैं, अपने पत्र स्वयं मंगा लेते हैं। समझ गए? ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और जो इसका एक मैंने बताया था, जो थैला लगाया जाता है वो एक शुल्क भी होता है, वो शुल्क हम उनको देते रहते हैं, शुल्क का वहन करते रहते हैं और डाक हमको उसी थैले में मिल जाती है, उसकी छटनी करके फिर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दूसरा जो हमारा कार्य है वो है डाक का छांटना तथा विभागीय वितरण। कंपनी और विभागीय वितरण ये सब डिपेंड करता है संस्था के आकार पर, आपकी संस्था कितनी बड़ी है, ठीक है, आपकी संस्था कितनी बड़ी है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, दूसरा जो हमारा कार्य है वो डाक को छांटना और विभागीय वितरण। पहला वाला समझ में आ गया कि पत्रों की प्राप्ति, डाक को छांटना तथा विभागीय वितरण। अब आपने प्यून के माध्यम से या डाकिए के माध्यम से जो आपको पत्र प्राप्त हुए हैं वो आपके विभाग में, आपके संस्थान के कई सारे विभागों से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पत्र तो पहले आपकी संस्था में किसी को तो प्राप्त होंगे, वहाँ पर उनकी एंट्री की जाती है बाकायदा, फिर अब उनकी छटनी की जाएगी कि एक पत्र किन किन विभागों के हैं। हो सकता है कि आपके पास में 50 पत्र एक दिन में प्राप्त हो गए, उनकी आप छटनी करेंगे, किसी विभाग के 5 हो सकते हैं, किसी के 4 हो सकते हैं, किसी का 3 हो सकता है, किसी का 1 भी हो सकता है ना। तो अब उनको तो है नहीं कि 1 मिल गया ऊपर से उसको देने गए, फिर अगला देखा किसका है फिर उसको देने गए, फिर अगर पहले वाले का निकल आया तो फिर देने जाएंगे, ऐसा करते हैं नहीं। उन सबको पहले हम कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज पहले बांट लेते हैं, 4 हुए या उसके 10 हुए और एक साथ जाकर के उसको हम वहाँ पर रिसीव करा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको डिपार्टमेंट वाइज हम उसको ओपन करते हैं और उसको फिर डिपार्टमेंट वाइज हम उसको छांटते हैं, छांटने के पश्चात हम उस संस्थान को उपलब्ध करा देते हैं। यह हमारा जो उसका दूसरा काम होता है, किससे संबंधित, ये दूसरा काम हमारा है विभाग में, कार्यालय में आने वाले पत्रों से संबंधित प्रक्रिया जो हम करते हैं, आने वाले पत्रों, जो संस्था में पत्र प्राप्त होते हैं उनसे संबंधित जो हमारे कार्य किए जाते हैं, उसका दूसरा कार्य क्या है, दूसरा कार्य है डाक को छांटना, विभागीय वितरण। पहला क्या था, पत्रों को प्राप्त करना, 2 कार्य हो गए, ठीक है, आपने प्राप्त करवा दिए, अच्छी बात है, और वो उन सभी को मिल भी गए होंगे। अब अगला होता है पत्रों को खोलना। पत्र खोलने भी होंगे तभी तो पढ़ेंगे अंदर क्या है, हाँ? तो दूसरा कार्य है पत्रों को खोलना। तीसरा पत्र को खोलना या पत्रों को खोलना। तो आने वाले पत्र 2 प्रकार के होते हैं, तो व्यक्तिगत होते हैं, वह संस्था में आए हुए पत्रों को सबसे पहले कार्यालय का प्रमुख या मैनेजर देखता है। मतलब आपके कार्यालय में 2 तरीके के पत्र प्राप्त हो सकते हैं, एक तो व्यक्तिगत और दूसरा संस्था के। व्यक्तिगत से अभिप्राय पर्सनल, जैसे आप किसी पोस्ट पर हैं तो वो आपका व्यक्तिगत पत्र भी हो सकता है जिस पर लिखा होगा सीक्रेट, व्यक्तिगत, गोपनीय, तो वो जिसके नाम से होगा, जिस पर ये लिखा होगा अर्थात वो उसका है। नहीं तो दूसरा जो पत्र है वो जो उस विभाग का हेड है वो सभी पत्रों को खोल सकता है।
और उससे संबंधित जो आंसरिंग है उसको देख सकता है, पढ़ सकता है कि इसमें क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या जवाब देना है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो कितने प्रकार के पत्र प्राप्त हो सकते हैं? 2 प्रकार के पत्र प्राप्त हो सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत पत्र, दूसरा संस्था के नाम से जो पत्र प्राप्त हुए हैं वो। तो जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं वहाँ कार्य करने के कारण यह काम किसी विश्वास पात्र कर्मचारी के सुपुर्द कर दिया जाता है। जैसे मान लो संस्था अध्यक्ष नहीं पढ़ रहा है तो उसने किसी को काम दे दिया कि जितने भी पत्र प्राप्त होंगे उनको आप ओपन करो, उनको देखो कि कौन कहाँ से पत्र प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये कार्य बहुत ही विश्वास का होता है। कोई पत्र खोने ना पाए, है ना। किसी का पत्र कोई खो जाता है, कोई दोबारा पत्र भेजता है, हमने आपको पत्र भेजा था, या कोई विभाग का पत्र आ जाता है, आपने उसका इतना जवाब नहीं दिया, तो एक कोई विश्वास पात्र कर्मचारी या व्यक्ति होता है, उसी को ये काम सौंपा जाता है कि वो आगे के कार्य को अच्छी तरीके से करे, उसको पूरा किया जाए। तो पहले तो उन पत्रों को अलग कर लिया जाता है जो संस्था के पते पर आए हैं, लेकिन जो व्यापार के कार्य से संबंधित नहीं है, अर्थात जो व्यक्तिगत पत्र हैं, उन पत्रों को बिना खोले ही पाने वाले के पास में भेज दिया जाता है। मतलब जो अब हमको वहाँ पर पत्र प्राप्त होंगे, विभाग को जब पत्र प्राप्त होंगे तो वो खोलने से पहले क्या करेगा, उसकी वहाँ पर छटनी करेगा कि इसमें से पत्र कौन कौन से टाइप के पत्र हैं। व्यक्तिगत पत्र है कि जो संस्था के नाम से प्राप्त हुए हैं। पत्र तो दोनों संस्था को ही प्राप्त होंगे, संस्था के पते पर ही प्राप्त होंगे, लेकिन उसमें कुछ व्यक्तिगत होते हैं, कुछ संस्था के कार्य से संबंधित होते हैं, तो उनको अलग कर लिया जाता है। जो व्यक्तिगत होते हैं उनको व्यक्तिगत रूप से दे दिया जाता है और अन्यत्र को अपने पास में रख करके आगे की कार्रवाई उस पर स्टार्ट कर दी जाती है। और यदि इन पत्रों से अतिरिक्त कोई अन्य पत्र है, जैसे कोई पार्सल आदि है, तो उसको आसानी से खोलना चाहिए ताकि उसमें रखी हुई कोई भी वस्तु खराब ना हो जाए। चाकू की मदद से पत्र को धीरे धीरे खोलना चाहिए। सारी प्रक्रिया उन्होंने इसमें स्पष्ट की है। क्योंकि राइटर ने इस चीज़ को महसूस किया है कि पत्र जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि आप जल्दबाजी कर सकते हो तो वो फट भी सकते हैं, इसलिए उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि आप बहुत ही सावधानी से उनको ओपन करें। चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंची का भी इस्तेमाल करके आप उसको खोल सकते हैं। यदि पार्सल इत्यादि कोई प्राप्त हुआ है तो भी आप उसको बहुत ही सहजता के साथ में, सरलता के साथ में ओपन करें, ताकि उसके अंदर जो भी वस्तु सामग्री है वो खराब ना होने पाए, टूटने ना पाए, बेकार ना होने पाए। तो इतना आप समझ गए, ये 3 स्टेप आपको समझ में आए कि कौन सी हम कार्य करेंगे। प्राप्त होने वाले जो पत्र है, पत्र प्राप्त करेंगे, फिर डाकों का, अभी मैं पूछूंगा भी एक चीज़ का, पूरी कार्रवाई सुनूंगा। तो डाक की छटनी करेंगे और उनको हम विभाग तक पहुंचाएंगे। फिर पत्र ओपन जब वहाँ पहुंच जाएंगे, पत्र खोलने की जब कंडीशन आएगी तो पत्र खोले जाएंगे, लेकिन वही पत्र खोले जाएंगे जो संस्था के कार्य हेतु प्राप्त हुए हैं। किसी व्यक्तिगत पत्र को हम नहीं खोलेंगे, व्यक्तिगत जिसके नाम से आए हैं उसके पास में हम उसको भेज देंगे। ठीक है। अब इसके पश्चात में जो चौथा कार्य हमारा है वो है पत्र प्राप्ति पंजिका। ये बहुत जरूरी है और आपको जिस भी कार्यालय में आप काम करेंगे, अब मैं जो ये बताने जा रहा हूँ पत्र प्राप्ति पंजिका, वहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक है। पत्र प्राप्ति पंजिका। पंजिका मतलब रजिस्टर। जो पत्र आपको प्राप्त हुए हैं वो आपको पत्र प्राप्ति पंजिका में अब आपको दर्ज करने होंगे।
रिकॉर्ड रखना होगा, जिससे कल को कोई ये ना कह सके कि मैंने तो पत्र भेजा था, है ना, कहाँ किस माध्यम से आया, सब इत्यादि पूरा विवरण हम किससे संबंधित है, किसके नाम से है, किस दिनांक को प्राप्त हुआ, है ना। अगर स्पीड पोस्ट आया है तो स्पीड पोस्ट का नंबर जो वो बाकायदा उस पर लिखा रहता है, सब कुछ हम उस पर अंकित करते हैं। तो क्या क्या अंकित करते हैं, कुछ सूक्ष्म ब्यौरा हम इसमें इस रजिस्टर पर हम लिखते हैं, जिसको रिकॉर्ड रजिस्टर या पत्र प्राप्ति रजिस्टर, पत्र प्राप्ति पंजिका के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ हम बातें लिखते हैं। और कल हमने एक बात और बताई थी कि जब आपको कार्यालय में कुछ पत्र प्राप्त हो जाते हैं तो उन पर एक मुहर लगाई जाती है। हम डाक उपकरण कक्ष के बारे में कल बात कर रहे थे, उसमें हमने आपको बताया था एक मशीन के बारे में, जिसमें वो था समय और दिनांक मुहर, है ना, कि जब आपको कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त होता है तो जिसकी जिम्मेदारी पत्रों के रख रखाव की है, तो जितने पत्र वो डाकिया ला करके देगा, काउंट करो कितने पत्र है ना, मोहर मारा, लगाया मोहर, साइन कर दी, दिनांक डाल दिया, साइन कर दिया, मतलब इतने पत्र प्राप्त हुए और ओके हो गए। ठीक, अब उसके पश्चात में हम उनको डाक पंजिका में हम उनको चढ़ाएंगे। तो क्या क्या हमको इसमें लिखना होगा, एक तो उसमें क्रम संख्या का कॉलम होगा, ये आप याद रखें। यदि आपके कार्यालय में ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है तो आप बना लें और उसमें इन तथ्यों को आप उसमें उल्लेख करें, जिससे ये होगा कि कितने पत्र प्राप्त हुए हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। कोई अधिकारी अगर उच्च अधिकारी निरीक्षण पर आता है तो आप उसको दिखा सकते हैं कि ये पत्र हमको प्राप्त हुए हैं, है ना। तो आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन, कोई एलिगेशन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास में इससे अतिरिक्त कोई पत्र प्राप्त ही नहीं हुए हैं। ठीक है, तो पहला तो क्रम संख्या, क्रम संख्या से आप सीरियल नंबर, जैसे पहले कोई 5 पद प्राप्त हो चुके हैं तो आपने 5 तक लिख दिया, तो अब जब आप लिखेंगे तो 6ठे नंबर पर आपका जो पहला वाला आज का जो पत्र होगा वो 6ठे नंबर पे, फिर नेक्स्ट 7वें पर, 8वें पर, 9वें, 10वें, ऐसे कंटिन्यू हम लिखते चले जाएंगे। तो एक सीरियल नंबर होता है। फिर पत्र प्राप्त दिनांक, पत्र किस दिनांक को आपको प्राप्त हुआ है वो डेट आप लिखेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि पत्र तो भेजा गया था बहुत जल्दी और उसमें हमको आदेश निर्देश दिए गए थे कि आप पत्र ये है कि आप 2 दिन 3 दिन के अंतराल पर आप उसकी सूचना हमें भेज दें। वो 3 दिन 4 दिन तो बहुत दिन पहले निकल गए, पत्र प्राप्त हुआ हमको 10 दिन बाद, तो हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके, क्योंकि अब हम पत्र प्राप्ति के 2-3 दिन के अंतर उसकी सूचना भेजेंगे। तो हम वो दिनांक जरूर लिख देंगे, हमको किस दिन मिला, जिस दिन हमको प्राप्त हुआ है हमारी जिम्मेदारी तब से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये लिखना बेहद आवश्यक है, इससे कि फिर आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। फिर नेक्स्ट है पत्र प्रेषित दिनांक एवं पत्रांक। अब वहाँ से पत्र किस तारीख में भेजा गया था और उसका एक पत्रांक नंबर होता है, वो नंबर आपको लिखना होगा। पत्रांक नंबर क्या होता है, तो डिस्पैच नंबर, डिस्पैच रजिस्टर होता है। विस्तार से हम आपको बताएंगे जब हम आपको संस्था से जाने वाले पत्रों के बारे में समझाएंगे। फिर भी आप समझ लो कि एक पत्रों का एक सीरियल नंबर होता है, जैसे अभी क्रम संख्या आपने इसमें लिखी थी, क्रम नंबर 5 नंबर, तो एक रजिस्टर ऐसे ही होता है, इसको डिस्पैच रजिस्टर कहते हैं। जो पत्र हमारे कार्यालय से भेजे जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड हम हमारी पुस्तिका में रखते हैं। तो ये जो पत्र आपका है जिसे आप भेज रहे हैं वो कौन से सीरियल नंबर पर दर्ज किया गया, मान लो कि वो 1109 नंबर का पत्र था, मतलब 1108 पहले से जा चुके थे, 1109 नंबर इसका होगा, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिखते हैं। यह पत्र आपने, क्योंकि ये कॉपी तो ऑफिस में रखी जाती है, जो पत्र भेजे जाते हैं उनकी 2 कॉपियाँ होती हैं, एक कॉपी तो भेज दी जाती है, एक अपने रिकॉर्ड में रखी जाती है। तो वो रिकॉर्ड में आपने कौन सी फाइल में लगाया तो फाइल नाम याद रखेंगे, आप भूलेंगे तो नहीं। यहाँ पर वो पत्र आपने कौन सी फाइल में लगाया है, किस फाइल में आपने इसकी ऑफिस कॉपी रखी, एक ऑफिस कॉपी होती है, कार्यालय कॉपी, कार्यालय प्रति, उसको आपने किस फाइल में दर्ज किया आप वो नाम लिखेंगे, ताकि यदि कल को आप
फिर से वो पत्र खोजना हो तो आप उसका बस वही देख लेंगे, अच्छा इस फाइल में है, तुरंत वही देख लेंगे। क्योंकि कार्यालय में बहुत सारा वर्क होता है, बहुत सारा काम होता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ऐसे कहाँ से पत्र देखोगे आप, कहाँ ढूंढोगे, कौन सी फाइल में, कौन सी फाइल में आप ढूंढोगे, बड़ा कंफ्यूजन का कार्य होता है। इसलिए हम यहाँ पर उस फाइल का नाम लिख देते हैं जिस फाइल में हम उस पत्र को रखते हैं। क्लियर है? उसके पश्चात में इसमें हम सत्र लिख देते हैं कि 2020-21 में भेजा गया था ये सीरियल नंबर, फाइल का नाम, इस प्रकार से। फिर आगे इसमें दिनांक लिख देते हैं, उसी के आगे मान लो ये 9 तारीख में भेजा गया, 9/2/2021 है ना, तो ये डेट लिखी नहीं, तो वही उसमें लिखना है। तो कि जिस दिन वो भेजा जाता है वही दिनांक डाली जाती है। तो पत्र प्राप्ति मतलब जिस दिन आपको पत्र प्राप्त हुआ वो लिख दिया। फिर उसके पश्चात में वहाँ से जो पत्र आपको प्राप्त हुआ है वो कौन सी तारीख में आपको प्राप्त हुआ है, उसका पत्रांक संख्या और पत्रांक दिनांक जिस तारीख में वहाँ से भेजा गया है उसका आपको उल्लेख करना है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये आपको लिखना है। फिर उसके पश्चात में भेजने वाले का नाम व पता, तो पत्र किसने भेजा है उसका नाम लिखो, उसके पद का नाम लिखो और उसके बारे में उसका वो स्थान है कहाँ, कार्यालय का एड्रेस पूरा आपको लिखना है भेजने वाले के बारे में। ठीक है? और उसके पश्चात में पत्र पर एक विषय लिखा रहता है कि वो पत्र किससे संबंधित था, वो विषय का आपको ब्यौरा पूरा देना है कि वो कौन से विषय पर है। हाँ, अब ये पत्र कौन से विभाग से संबंधित है, क्योंकि जवाबदेही तब उसकी होगी, अब वो जवाब आगे वही देगा, तो आपने उस विभाग का नाम कि ये इस विभाग से संबंधित है, फिर वो उसके पास में चला जाएगा। और उसके पश्चात में हस्ताक्षर होंगे। यदि कोई टिप्पणी, कोई नोट है कि पत्र देर में प्राप्त हुआ या कुछ इस प्रकार का, तो हम एक टिप्पणी का कॉलम बना लेंगे। वैसे अक्सर खाली रहती है, यदि कोई टिप्पणी होती है तभी वो लिखी जाती है, इसलिए कॉलम इसका बना करके रखते हैं। तो जिस विभाग, अब ये आपने यहाँ पर चढ़ा लिया, पूरी जिम्मेदारी आपकी हो गई पत्र खोलने से पहले बाद में कि अब ये पत्र उस विभाग को हस्ताक्षर कर दिया जाएगा कि हाँ इस विभाग में गया, लो यहाँ साइन करो आप इसके आप साइन करो कि आपने पत्र प्राप्त कर लिया, आपने पत्र प्राप्त कर लिया। तो पहला ये आपको इस तरह समझ में आ गया नहीं आ गया? कोई किसी को कोई दुविधा, कोई उलझन, समस्या, जब समझ गए होंगे तो इतना कोई बात। और ये काम आपको करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि हम अपने कार्यालय का कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से अच्छी तरीके से मेंटेन करके करें, तो आपको ये प्रणाली करनी ही करनी पड़ेगी, ये कार्य करने पड़ेंगे, ताकि आपको लगता है कि हम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से कार्य को करें। ठीक है? तो पहला क्या था, पत्र की प्राप्ति कर ली, 2 माध्यम हमने आपको बता दिए। फिर डाक की छटनी कर ली और विभागीय वितरण। फिर पत्र खोले जाएंगे, पत्र को खोलने के पश्चात पत्र प्राप्ति पत्रिका में उसका अंकन किया जाएगा, उसमें हस्ताक्षर किया जाएगा, सब पूरा ब्यौरा हमने यहाँ तक समझ लिया होगा कि ये किस किस तरीके से इसकी प्रक्रिया होनी है। हाँ? क्या नहीं उसमें समझ में आया? अरे किसी फाइल में लगाओगे नहीं लगाओगे? फाइल के ऊपर नाम नहीं लिखते, फाइल को कैसे पहचान लोगे कि ये वही वाली फाइल है? इसमें कोई टेक्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, हम बता रहे तब भी तुमको सुनाई नहीं पड़ रहा। अगर कोई ये कहे कि हमको ये समझ में नहीं आया, इसमें कोई मैथ का फॉर्मूला प्रस्तुत किया है हमने, फाइल के अंदर ही रखेंगे वो, और फाइल के अंदर नहीं तो क्या फाइल के बाहर रखेंगे? फिर फाइल का क्या मतलब हो गया? फाइल क्या होगा? फाइल का काम क्या है? रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, सुरक्षित एक साथ कलेक्ट करके रखना। फाइल के बाहर रखोगे तो अंदर तो हो गया नहीं, सुरक्षित कैसे होगा, कलेक्ट कैसे होगा? फाइल का काम होता है इन दस्तावेज को एक साथ इकट्ठा करके सुरक्षित रखना। तो अंदर नहीं रखोगे तो सुरक्षित कैसे होगी? पहली बात। दूसरी बात ये कि फाइल, अब इन्होंने कहा कि सर ये समझ में नहीं आया, जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर उसका नाम लिखते हैं। जैसे
अभी छात्रवृत्ति का कोई बहुत सारा काम हो रहा है ना, तो हमने उसके ऊपर लिख दिया छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति 2020 और 21। अब ये फाइल 2020-21 की छात्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक, जितने अब इसको पहचान पाओगे। अब ये यही लिखेंगे यहाँ पर, वहाँ ऐसे डिब्बा नहीं बनाएंगे बॉक्स, वहाँ ये लिखेंगे। ऐसी बहुत सारी फाइलें होती हैं, तो फाइल को पहचानना है तो उसके लिए मोटे पेन से बड़ा बड़ा उसमें हम लिख देते हैं बड़े आकार में फाइल के ऊपर कि ये फाइल का नाम है, ये इसमें इस नंबर का सीरियल नंबर, क्योंकि जो डिस्पैच रजिस्टर होता है उसमें जो कोई भी पत्र हो सभी डिस्पैच किए जाते हैं। उसमें स्कॉलरशिप के लिए अलग से डिस्पैच रजिस्टर नहीं बनाया जाएगा, वो उसी वाले होगा जिसमें सभी होते हैं, लेकिन फाइल का नाम अंकित कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि इस वाली फाइल में ही लगा होता है। ठीक, जब आपको कभी जरूरत पड़ेगी ये पत्र आपके सामने आएगा तो आप देखेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ से जब वो जवाब देगा तो वो क्या करता है, वो कहेगा आपके कार्यालय से प्राप्त पत्र के पत्रांक संख्या इतने इतने दिनांक इतने के संदर्भ में अवगत कराना है। अच्छा, काफी दिन हो जाता है तो भूल जाता है कि क्या लिख करके भेजा। सर ऐसे स्कूलों में रहते हैं, जैसे टीसी कटाने जाओ तो तुरंत निकाल के दे देगा, कोई सर देंगे तुरंत निकाल के लाएगा आपको तुरंत बता दीजिए। जब पत्र को हम पढ़ते हैं तो हमारे ही विभाग के पत्र का रेफरेंस नंबर देता है, तो सबसे पहले उसको हम देखते हैं कि उसने क्या बताया, तो फाइल निकालते हैं, फिर अपना पत्र पूरा पढ़ते हैं। अच्छा जी हमने कहा था इसमें करने के लिए, तो हमें बिल्कुल पता चल जाता है उसने क्या जवाब दिया। तो ये तो इतना कठिन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई कठिन है। आगे फिर बताएंगे, आगे विस्तार से बताएंगे और फाइलों के नाम कैसे कैसे लिखे जाते हैं। परेशान नहीं होते, ये मत पाओ कि समझ में नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आया भाई, कोई इतना टिपिकल नहीं है। समझ में नहीं आया तो बिल्कुल हम बताएंगे, लेकिन ये कोई इतना टिपिकल काम नहीं है। तो इतना आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पत्र प्राप्ति पंजिका में जिस प्रकार पत्र आते हैं उसी क्रम अनुसार पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, जिस क्रम से मतलब क्रम का मतलब जिस दिनांक में जो पत्र प्राप्त हुआ उसके उसी सीक्वेंस में हम उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं, उसी रूप में हम उनको लिखते हैं। अधिकतर वही क्रमांक पत्र के ऊपरी सिरे अथवा हाशिए में भी लिख देते हैं। अधिकतर वही क्रमांक पत्र के ऊपरी सिरे अथवा हाशिए में भी लिख दिया जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो हमारी पत्र प्राप्ति पंजिका है ये इसमें जो हमने चढ़ाया, अब इसका एक नंबर, तो ये भी जो सीरियल नंबर होगा इस सीरियल नंबर पे चढ़ाया जा रहा होगा, तो ये जो इसका जो सीरियल नंबर है वही जो हमारा पत्र है जिसको हमने इसमें चढ़ाया, जिसको ये पत्र था इस पत्र को हमने इसमें चढ़ाया, तो इसका जो सीरियल नंबर हुआ उसको हम यहाँ पर या इधर कहीं पर अंकित कर देंगे। जैसे ये पत्र जो था वो 411 नंबर का था, ठीक, तो 411 बटे आज की दिनांक कुछ ऐसे। इसका मतलब ये हो गया कि ये पत्र आपका चढ़ा दिया गया है, अंकित कर दिया गया है, और कौन से पत्र किस पत्र में कौन सी पंजिका में अंकित है ये हमने इसको इसमें लिख दिया। हम सर के नहीं करवाए अभी नहीं।
ये समझ में आ गया कि इसको हम वहाँ पर अंकित कर देते हैं और जो उसको चढ़ा रहा है ना वो अपने यहाँ पर साइन कर देता है, अपने हस्ताक्षर भी कर देगा, जिससे क्या होगा। ये प्राप्त पत्र कोई तो है सर, पत्र प्राप्त किए उसे भी तो करना है हमको। हाँ, जो पत्र हमने प्राप्त किया है, जो इसमें नंबर हमने दिया, एक सीरियल नंबर जिस पर हमने डाल दिया, उस पत्र का ब्यौरा इसमें चढ़ा दिया और इसका जो सीरियल नंबर था वो हमने यहाँ डाल दिया, वो हमने पत्र वाला पत्रिका में चढ़ा दिया, पत्रिका वाला पत्र में चढ़ा दिया। हाँ, ये वाला हमने यहाँ पर डाल दिया पत्र पर, अपने साइन कर दिए, जिससे ये होता है कि अब ये जिसको जाएगा उस पर भी तो लिखा हुआ है कौन सी तारीख में आया हमारे पास में, उसके पास में आया तो बहुत पहले था, उसने दे हमको अब रहा है, तो उससे ये होता है कि रिकॉर्ड मेंटेन होता है। हमने जिस दिन हमने प्राप्त किया, हमारी जिम्मेदारी तब से है, हमारी जिम्मेदारी तब से है। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को साफ सुथरा सिक्योर रखना चाहता है ताकि काम डिले ना हो। उसको बता के लेट जाएगा वो तो पूछेगा भाई इसको डिस्पैच करके लाओ, मैं तो नहीं लूँगा ऐसे, क्योंकि आपने इतना डिले कर दिया है, इतनी सूचना इतनी तत्काल, ये कार्य कैसे होगा संभव। तो अगली बार वो जब आप ऐसा उससे कह दोगे, अगली बार टाइम टू टाइम आपको देगा, उसे पता है कि जवाबदेही मेरी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ये पूरा पत्र सिक्योर हो जाता है, यहाँ इसे काम करना पूरा लिखित में आ जाता है ये, और जो इसको लिख रहा होता है वो अपने यहाँ साइन कर देता है। और जब ये पत्र लेकर के आप उसको रिसीव करवाने जाओगे तो वो जो पंजिका थी उस पर वो अपने साइन कर देगा, मतलब दोनों जगह मिलान हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। आपने जब ये करा, आपने जब प्राप्त करा है पत्रिका पर हाँ, अभी दे दिया जाता है तो साइन लेता है पत्र। हाँ, जो पत्रिका है इसमें हस्ताक्षर करवाएंगे तो ये पत्र देंगे, उसमें है ना संबंधित विभाग, तो जो विभाग उसका नाम लिखा फिर वो जाएगा उसी व्यक्ति के पास में और उसके पश्चात में उसको ये प्राप्त करा दिया जाएगा। ऐसा भी होता है कि जब आप क्या करते हैं कि जब आप पत्रों को ओपन करते हैं तो वो पत्र देखा जाता है कि कौन से विभाग में किस व्यक्ति को संबंधित है, या जैसे ये कॉलेज है, यहाँ पर कोई विभाग नहीं है, यहाँ पर कार्य होते हैं, कार्य का बंटवारा किया जाता है, कार्य आवंटित किया जाता है कि कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा। तो जब पत्र ओपन किए जाते हैं तो जो आपके संस्था का अध्यक्ष है, इसे यहाँ पर दानाचार्य होते हैं, वैसे ही जहाँ जो कार्यालय का मुख्य अध्यक्ष होता है वो इस पर टिप्पणी करता है, नोटिंग करता है ना। तो जैसे कोई कार्य अगर देख रहे हैं, मान लो स्कॉलरशिप का काम है, हम उसको देखते हैं तो उसमें लिख दिया जाएगा श्री अमोद कुमार व्याख्याता स्टेनोग्राफी पब्लिक छात्र प्रति नोडल अधिकारी, है ना, आवश्यक कार्रवाई करें, ठीक। और यहाँ पर इस पर अपने साइन कर देंगे, ऐसे टिप्पणी हो गई। फिर वो जो क्लर्क है, स्टाफ है, वो सभी पत्रों को ले लेगा, मतलब जितने पत्र उस दिन के आए हैं अधिकारी उन पर मार्क कर देता है कि किसको क्या करना है, ठीक है। और उसके पश्चात में ये इस पत्र प्राप्ति पंजिका में इसको दर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। दर्ज करने के पश्चात में फिर वो उस संबंधित व्यक्ति को जाता है जिसको वो काम पूरा करना है, ठीक है। समझ में आया, ठीक। तो ये बात थी पत्र प्राप्ति पंजिका की। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। कि ये जो पत्र प्राप्ति पंजिका बनाई जाती है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा हम करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इस कार्य को हम बेवजह ही करते हैं, इससे संस्था के अधिकारी कर्मचारियों पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं पड़ता है ना। तो इस पर हम चर्चा करते हैं, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषता है, इसके गुण क्या है, इसके लाभ क्या है, इस पर। हाँ, ये जो पत्र प्राप्ति पंजिका है इसके बारे में, ये क्यों बनाई जाती है। क्योंकि जैसे ही आपने ये पूरी डाक पंजिका बना ली, तैयार कर ली, तो समझो कि जो आने वाले हमारे कार्यालय में पत्र थे उनकी प्रक्रिया पूरी हो गई। यही पूरी प्रक्रिया होती है, आपको इतने ही पॉइंट का ध्यान रखना है। बस आपके 5 नंबर 10 नंबर जो पूछा जाएगा आप ऐसे स्वच्छता के साथ में लिखेंगे, आपके उतने अंक कंप्लीट है, ठीक है। अच्छी तरीके से लिखना है, विस्तारित रूप में उसको समझाते हुए हमको बताना है, ठीक है। तो पहला है इसमें संदर्भ की सुलभता के लिए, संदर्भ की सुलभता के लिए हम इसमें ऐसा करते हैं। संदर्भ का मतलब क्या है कि जैसे यदि आप उस पर पत्र आगे भेजते हैं तो आप उसका हवाला दे सकते हैं कि आपके कार्यालय से ऐसा पत्र प्राप्त हुआ था, उसी के संदर्भ में हम यह पत्र
आपको प्रेषित कर रहे हैं या उसी की कार्रवाई के अनुपालन में हम आपको ये पत्र प्रेषित कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति को आप रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको उसका हवाला देना है आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, जैसे दुकान के मालिक या मैनेजर को इस रजिस्टर के पन्नों पर केवल एक सरसरी निगाह डालने से यह मालूम हो जाता है कि उसके बाहर रहने के समय में कौन कौन पत्र ग्राहकों से आए, क्योंकि आपने इसमें एंट्री की है जो पत्र आएंगे, क्योंकि एक साथ हमको ये पत्र प्राप्त हो जाते हैं, पटल पर दिखने लग जाते हैं, एक साथ दिख जाते हैं। तो और उनकी मुख्य बातें क्या थी, क्योंकि उसमें विषय भी लिखा रहता है, कौन से पत्रांक से आया सब, तो उसको एक बार में ही देख करके हमको जो हमारी संस्था का जो अध्यक्ष है, प्रबंधक है, उसको ये सब पता चल जाता है। तो देखते ही पता चल जाता है। यदि पत्र क्लर्क को दे दिया गया है तो रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब यदि पत्र उसमें चढ़ा दिया गया है, चढ़ाने के पश्चात में वो काम जिसको पूरा करना है उस तक पहुंच गया है तो उसके हस्ताक्षर भी होने चाहिए, तभी वो रजिस्टर आपका कंप्लीट माना जाएगा। ठीक, तो ये मतलब देख करके जो संस्था का अध्यक्ष है वो देखते ही पता लगा लेता है कि कौन सा पत्र भी पेंडिंग है, कौन सा भी उस तक नहीं पहुंचा है, कितने पत्र हमारे यहाँ प्राप्त हुए हैं। जो पत्र प्राप्त हुए हैं वो किस किस के कार्य के लिए, कौन कौन से संदर्भ के लिए प्राप्त हुए हैं, ये सब हम जानकारी एक ही नज़र में प्राप्त कर सकते हैं, एक बार ही देख करके हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है उत्तरदायित्व का निर्धारण हो जाता है। उत्तरदायित्व का निर्धारण कैसे करते हैं, हमने बताया कि इसमें ये अंकित किया जाता है कि कौन से विभाग का पत्र है, किस व्यक्ति को जाना है, कौन से विभाग का वो पत्र है, उसका जवाब कौन विभाग देगा, उससे संबंधित को ही वो रिसीव कराया जाता है, उसी को वो प्राप्त कराया जाता है। तो जब वो पत्र उसके हाथों तक पहुंच जाता है, इसका मतलब क्या है, वो कार्य उसको ही करना है। अगर वो जवाब नहीं देता है तो उत्तरदायित्व किसका होगा, उसी व्यक्ति का होगा, क्योंकि हमने उससे संबंधित जितने कार्य होने हैं उसकी जिम्मेदारी उसी को दे रखी है, उसी को सौंप रखी है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो अगर वो भविष्य में कोई ऐसा काम नहीं करता है, गलत सूचना देता है, लेट करता है, तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है। इसीलिए ये पत्र प्राप्ति पंजिका बनाई जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें बेवजह कोई दूसरा व्यक्ति फंस जाए, जवाब कोई और ना दे। इसलिए सभी व्यक्ति समय समय पर अपना काम करते हैं, अपने दायित्व को पूरा करते हैं। जो अपने दायित्व को पूरा नहीं करता है वही उसके लिए उत्तरदायी होता है, वही उसके लिए जिम्मेदार साबित होता है। तो समझ में आया कि हम इस डाक पंजिका से क्या क्या कर सकते हैं और क्यों हम इसका निर्माण करते हैं। समझ में आया आपको सर? आ गया? ओके, नेक्स्ट है कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा। कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा का मतलब क्या है कि कर्तव्य मतलब ड्यूटी, निष्ठा का मतलब है बहुत ही अच्छे ढंग से समय से जब कोई कार्य किया जाता है तो वो कर्तव्य निष्ठा के अंतर्गत आता है वो। तो अब इससे क्या हुआ कि आपने तो अपना दायित्व दिखाया कि पत्र हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, हमने उनको चढ़ा दिया, उसको दिखाने का कार्यालय में किस तरीके से काम करते हैं और ये कार्य करने का एक तरीका भी है। एक अच्छी तरीके से एक विधिवत कार्य करने का यह तरीका होता है कि हम पत्रों का ब्यौरा अपने यहाँ पर रखें ना, अपने यहाँ पर रखें। तो जब इस तरीके से पत्र प्राप्त हो जाते हैं, जिसको रिसीव हो जाते हैं, तो वो बड़ी ईमानदारी लगन के साथ उसको कार्य वो करता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो व्यक्ति को जो काम जितने कार्य सौंपे गए हैं यदि उससे संबंधित पत्र उसको प्राप्त हो जाते हैं तो काम चूंकि उसे करना है। और इसमें क्या है कि जब इस प्रकार से हम पंजिका बनाते हैं तो सबको डर रहता है ऐसा ना हो कि कार्य हमारा लेट हो जाए, तो सभी बहुत ही लगन के साथ में कार्य करते हैं, समय से कार्य करते हैं, जिससे सभी व्यक्ति जो है वो कर्तव्यनिष्ठ बन जाते हैं। उनके अंदर एक कर्तव्य निष्ठा का एक गुण जो है वो उत्पन्न होता है, वो उनके अंदर पैदा हो जाता है, जिससे कि सभी अपना कार्य अच्छी तरीके से करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है,
इसमें लिखा है यदि किसी पत्र का जवाब देने की आवश्यकता ना हो तो उसके सामने इस खाने में फाइल कर दिया गया लिखा जाता है। मतलब सिर्फ सूचनार्थ ही आया था, सिर्फ सूचनार्थ। जैसे मान लो आप किसी बड़े विभाग में हो, हेड ऑफिस में हो, तो नीचे वाले क्या करते हैं, जो आपके अधीनस्थ विभाग हैं वो क्या करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो पत्र पर सिर्फ सूचनार्थ आपको दे दिया। मतलब वो कार्य किसी को उन्होंने पत्र भेजा था लेकिन आपको सूचना देना आवश्यक था, तो अब आपको तो जवाब देना नहीं उसका, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपको सूचना मात्र भेजा था कि आपके संज्ञान के लिए, आपकी जानकारी के लिए ये पत्र आपको प्रेषित है। तो आपने क्या किया कि उसकी फाइल है, आपने उसमें लिख दिया कि फाइल कर दिया गया है। मतलब सिर्फ फाइल करने के लिए था, डिस्पैच चढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया, क्योंकि अब वो किसी विभाग से संबंधित था नहीं, कुछ नहीं, तो उसमें ही लिख दिया फाइल कर दिया गया है, मतलब वो क्यों काम हो गया, सूचनार्थ था वो लग गया। तो ऐसे भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर डाउट हो रहा है? अगर कहीं डाउट हो तो बताना जरूर। इसका मतलब ये भी हो सकता है सर, जैसे कोई सूचना आई है तो उसको नोटिस बोर्ड में भी चिपका दिया जा सकता है, फाइल कर दिया जा सकता है सभी को बताने के लिए। हाँ देखो, नोटिस बोर्ड पर हर सूचना नहीं चिपकाई जाती है, ऐसी सूचना चिपकाई जाती है जिसको सभी को सभी से संबंधित हो, है ना। तो एक प्रति और सभी संबंधित का मतलब आम जनमानस भी उससे संबंधित हो, कोई बाहर से आने वाला उसको भी सूचनार्थ चाहिए, या बहुत बड़ा स्तर से कॉलेज है तो कॉलेज के बच्चों को भी उसकी सूचना देनी है, तब वो वहाँ पर चिपकाया जाता है। लेकिन अगर अधिकारी कर्मचारी से संबंधित होता है तो किसी प्यून को उसको भेज करके वो उसको रिसीव करवाया जाता है, उसको उसकी कॉपी दी जाती है। लेकिन जब बड़े स्तर पर सूचना देनी होती है, जैसे आपके यहाँ पर नोटिस बोर्ड है, तो इस नोटिस बोर्ड का क्या कहते हैं, छात्र नोटिस बोर्ड। तो छात्रों को सूचना देने के लिए हम नोटिस बोर्ड पर वहाँ लगाते हैं, है ना। बाहर से जो आने वाले होते हैं वो पब्लिक नोटिस बोर्ड होता है, तो पब्लिक को सूचना देने के लिए कि हाँ यहाँ पर क्या क्या सूचनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी स्कीम चल रही है, उससे संबंधित दस्तावेज हम लगा देते हैं। लेकिन जब संस्था के कर्मचारी कुछ प्रकार के होते हैं तो उनको हम ऐसे ही रिटन में उनको रिसीव कराते हैं, उनके साइन दस्तखत लेते हैं, ताकि वो कल को ये ना कह सके कि हमको ये समय से इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो पत्र खोने की दशा में सुविधा होती है इससे, क्योंकि आपने सभी पत्र अंकित कर रखे हैं, सभी पत्र आपने दर्ज कर रखे हैं अपनी फाइल में, उनको आपने लगा रखा है। तो इसका क्या अभिप्राय है कि और आपने अंत में दस्तखत भी करा रखे हैं रिसीविंग के, तो उससे क्या होगा, उससे यह पता चलता है कि यह पत्र कहाँ तक पहुँच चुका था। उसके पश्चात में खोया तो वो जिम्मेदारी किसकी होगी, उसी व्यक्ति की होगी जहाँ से वो ये खो चुका था। इसलिए भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता समझी जाती है। विप्रेस खोने की सूचना, यदि किसी पत्र में यह उल्लेख है कि अमुक राशि संलग्न चेक द्वारा भेजी जा रही है, किंतु इस तरह का कोई चेक पत्र खोलने पर नहीं मिला, तो पत्र छटनी विभाग का प्रमुख इस तथ्य को उक्त पत्र पर नोट करके अपने हस्ताक्षर कर देगा तथा संबद्ध पार्टी को विप्रेस संबंधी मूल की सूचना तुरंत ही दे दी जाएगी। विप्रेस का मतलब है कि पत्र के अंदर जो रखा हुआ था, जो आइटम था, जो सामग्री थी, वो यदि नहीं मिलती है, जैसे पत्र के साथ में कोई का चेक भेजा गया, चेक था ही नहीं, है ना, तो वो जो चेक था वो आपका विप्रेस हो गया है। ठीक है, उसको विप्रेस कहते हैं। तो वो हम कह देंगे भाई चेक निकले। इसका मतलब ये हो पत्र के साथ में कोई भी सामग्री भेजी गई, वो प्राप्त नहीं की गई, तो विप्रेस हो गई। हाँ, तो इसकी सूचना क्या है कि जब पत्र खोला गया तो तुरंत उस पर लिख दिया जाएगा ये सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, फिर उसकी सूचना जहाँ से वो आया है उसको भी तत्काल हम सूचित करेंगे कि ये यहाँ प्राप्ति नहीं हुआ है। ठीक है, जिससे कि वो भी अपने आगे की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। वो भी पूछेंगे कि भाई कहाँ रह गया, वहाँ भी तो किसी ने डिस्पैच किया होगा, किसी ने पत्र के अंदर उसे डाला होगा, किसी की जिम्मेदारी होगी, तो वो उसके ऊपर बात जाती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पत्रों बाहर से आने वाले जो पत्र हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाए। रिकॉर्ड रखा जाएगा तभी तो हमें तत्काल में हर सूचनाओं से हम अपडेट रहेंगे, तत्काल में हम सभी सूचनाओं के बारे में अवगत रहेंगे। उसके बाद है ग्राहकों की संतुष्टि। तो इस पुस्तक में प्रविष्टियाँ लिख दिए जाने पर, आवश्यकता पड़ने पर संबंधित ग्राहक को यह दिखाया जा सकता है कि उसका पत्र उस कार्यालय में कब प्राप्त हुआ या उसका उत्तर कब दिया गया है।
कोई बाद में अगर ग्राहक आपसे आकर के मिलता है, कोई मीटिंग में मुलाकात होती, कहता है मैं तो आपको पत्र भेजता हूँ, आपने एक बार जवाब ही नहीं दी, तो आप दिखा सकते हो हर दिनांक के पत्र हमारे पास में है और हमने जवाब आया है तो जवाब दिया और किस तारीख में दिया और सब कुछ लिखा हुआ है ना। क्योंकि उसमें ये तो आने वाले का हो गया, जो डिस्पैच रजिस्टर होता है वो जाने वाले को होता है। उसमें अगर स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री करते हैं तो रजिस्ट्री का नंबर, स्पीड पोस्ट का नंबर सब लिखा जाता है। तो वो अगर आपके वहाँ तक नहीं पहुँचा है तो आप उस रजिस्ट्री के नंबर से ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा पत्र कहाँ जा कर के खो गया है ना। तो ये सारी सुविधाएं हो जाती है, इससे हमारा जो ग्राहक है वो ये भी कहेगा हाँ जी ये बात तो सही कह रहे हो, आपने भेजा ही लेकिन हमें नहीं प्राप्त हुआ, यानी गलती डाक विभाग की भी है ना। तो वो आपसे वो संतुष्ट रहेगा। क्यों? और संबंधित विभाग में भिजवाने हेतु यदि आप पत्र कोई प्राप्त करने वाला कोई दूसरा है, कार्य कोई अन्य विभाग का व्यक्ति कोई कर रहा है, उसका जो विभाग का जो अध्यक्ष है उस कार्य को देख रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो पत्र उस विभाग को प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ से पत्र उस विभाग तक पहुँचाने का एक बहुत अच्छा माध्यम भी है ये। बिल्कुल नहीं। कौन सा पत्र? नहीं, डिस्पैच जब आप कराएंगे, आपने अपने यहाँ से भेज दिया, अब वो पत्र आगे गया लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचा, इसका मतलब है कि आपके पास से गया, क्योंकि आपके पास में एक वो स्लिप होती है जो डाक विभाग से आपको प्राप्त होती है, उस पर सब रजिस्ट्री का नंबर सब अंकित होता है। तो आपके पास वो स्लिप है, इसका मतलब आपने भेजा है ना। तो वो आपको प्राप्त नहीं हुआ मतलब वो आगे का फॉल्ट है। तो उस डिस्पैच उस पर जो स्लिप आपने चिपकाई वो हम चिपका करके भी रखते हैं, क्योंकि हमको उसका भी रिकॉर्ड अपने वहाँ रखना पड़ता है कि वो उस पर खर्च कितना आया और उस पर वो पैसा अंकित होता है कि कितने रुपए इसमें रजिस्ट्री में लगे, स्पीड पोस्ट में लगे। तो जो इस पर स्पीड पोस्ट का नंबर है उसको आप ऑनलाइन सिस्टम है, आप स्पीड पोस्ट डाक विभाग की साइट पर जा करके आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ तक गया था, कहाँ रह गया, रिसीव हो गया तो रिसीव, मुझे लगता है शायद उसका भी नाम आता है जो रिसीव करता है कि कहाँ कहाँ तक पहुँचा, कौन कौन से डाक विभाग तक पहुँच गया है, ये पूरा उस पर अंकित किया जाता है। हाँ, हर जगह जाता है तो वो चढ़ता हुआ जाता है, तो आप उससे भी ये ट्रैक करके पता कर सकते हैं, है ना। ऑनलाइन आप ट्रैक कीजिएगा, उसकी साइट आपको मिल जाएगी पोस्ट ऑफिस की, उसमें आप उसको ट्रैकिंग सिस्टम में जा करके उसको ट्रैक कर सकते हैं। भावी संदर्भ के लिए फाइल करना, पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही करने के उपरांत उन्हें भविष्य के लिए फाइल कर दिया जाता है, उन्हें भविष्य के लिए फाइल कर दिया जाता है। भावी भविष्य मतलब फ्यूचर के लिए आप कोई अगर रेफरेंस की ज़रूरत पड़ जाए, आपने क्या काम किया क्या नहीं किया तो हम उनको दिखा सकते हैं। तो इसलिए आवश्यकता पड़ती है हमको इन सभी तथ्यों की, इन सभी चीज़ों की जिनको हम करके अपने लिए रखते हैं। और ये डाक विभाग की जो पंजिका है इसको बनाना बेहद आवश्यक है। आपने इन तथ्यों के माध्यम से अच्छी तरीके से समझा होगा और आने वाले जो पत्र हैं उनकी कार्रवाई को भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। किसी को कोई डाउट है? मुझे लगता है किसी को कोई भी डाउट नहीं है। यदि कोई डाउट है तो आप इसको पढ़िएगा, एक बार अक्षरशः आप पढ़िए और जहाँ आपको ना समझ में आए फिर से हमसे बताइएगा, फिर से आपको समझाने का प्रयास करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अच्छी तरीके से समझाया जा सके, आपको समझ में आ जा सके। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपके सम्मुख उपस्थित होकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अपना ध्यान रखें।